दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं दो टोक। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल एक्टिव मोड में आ गए हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी रणनीति बनाने में वो जुट चुकी है। अभी तक यादव और मुस्लिमों की सियासत करने वाले अखिलेश अब अगड़ों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए पीडीए के ए को अगड़ा से रिप्लेस कर दिया गया। आज दो टोक में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के कुछ सवाल, एक बार वो सवाल आपको हम दिखा देते हैं। अखिलेश ने चला अगला कार्ड, पीडीए के ए से किसको साधने की तैयारी? अगड़ों के समर्थन के बिना सरकार संभव नहीं। 24 में धर्म और जाति ही मुद्दा क्या बनने वाले हैं? क्या एसपी का एमवाई समीकरण बिगड़ रहा है? अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात खत्म हो गई। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कंफ्यूज नेताओं में से हैं, ये साबित हो गया। अभी सवेरे साइकिल चली उनकी पीडीए पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर 2 घंटे बाद अब उन पिछड़ा दलित अगड़ा हो गया। मुझे लगता है कि शाम तक आते आते पगला आवारा पगला दीवाना न हो जाए। निश्चित तौर पे जब परिणाम आएगा तो देखिएगा कि पीडीए का मतलब आवारा पगला दीवाना ही साबित होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करेंगे शरद त्रिवेदी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो कि एसपी से प्रवक्ता हैं, और अजय वर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी से नेता है। आप सभी का हाथ जोड़कर मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी से सवाल पूछना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, पीडीए में जो ए का अगड़ा आप लोगों ने बताया है, एक बार आपके ही शब्दों में जानना चाहूंगी, इसके पीछे का भाव क्या है? दीपशिखा जी, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा, इसमें जो चारों बातें उन्होंने बोली है, तो एक बात अगर काट के आप बताओगे तो शायद मेरे ख्याल से दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूरी बात ये है, और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, और सामाजिक न्याय में जो सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं वो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं। अगर इस देश की 85% आवाम को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो मुझे बता दीजिए कि देश की कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे देश आगे बढ़ सकता है? अगर सामाजिक विषमता नहीं दूर हुई, जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे? प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो छोटा स्तर हो, चाहे बड़ा स्तर हो, चाहे जो आपके लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, हर स्तंभ में अगर आनुपातिक भागीदारी नहीं मिली, यानी कि अगर जुडिशरी में 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? जुडिशरी में अगर नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है, विधायिका में नहीं है, आपके मीडिया में नहीं है, तो उनकी भागीदारी जो भी सरकार हो उसे सुनिश्चित करना उसका काम है, उसका फर्ज भी है, क्योंकि सबने सरकार मिलकर बनवाया है। समाजवादी पार्टी इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 85% की जनसंख्या में है, और हर एक स्तर पर, हर एक जगह पर उसे 85% का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ अन्याय होगा। और इस बात को पुख्ता करने के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो जाति जनगणना है। अगर आप जाति जनगणना नहीं कराओगे, आपको आर्थिक स्थिति नहीं पता चलेगी, आपको सामाजिक स्थिति नहीं पता चलेगी कि किस जाति के लोग किस सामाजिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सबसे पहले बता चुकी है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के विरोध में काम करती है, कभी उनके हक की बात नहीं कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि जो इन्होंने महिला आरक्षण पेश किया, अभी चलिए आपने तमाम चीजें मुझे बताई, चलिए बोलिए। एक लास्ट, जो महिला आरक्षण अभी लागू हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है, लेकिन हम लगातार मांग करते रहे कि जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का आरक्षण जरूर दिया जाए, क्योंकि
वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, और अगर आएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और हम चाहते हैं, अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल में अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ न्याय नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कब न्याय होगा। चलिए, आपने तमाम जो बातें रखी उससे 2 सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। सबसे पहले ये कि अगड़ा शब्द पर जो ये जोर दिया जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों दिया जा रहा है? मतलब इससे पहले भी आप लोग दे सकते थे, इससे पहले भी आप खुलकर अगड़ों के लिए सामने आ सकते थे। दूसरा, ये जातिगत जनगणना और आरक्षण की आप बात कह रहे हैं, और INDIA की बात करें, वो सभी इस चीज की कह रहे हैं। लेकिन मैं खुलकर इस बात पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि योग्यता के आधार पर आरक्षण और जातिगत आधार पर आरक्षण, एक लंबी चर्चा चली है। भीमराव अंबेडकर जी भी इसका कहीं ना कहीं विरोध करते दिखाई दिए थे, और इसके बाद हमने देखा, चाहे राजीव गांधी की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो इस बीच कैसे आप अगड़ों के लिए अपने आप को एक मसीहा साबित कर सकते हैं? 2 सवाल। नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं दीपशिखा जी, समाजवादी पार्टी डे फर्स्ट से, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, वो हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। और मुझे लगता है इस देश का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता ये नहीं बोल सकता कि वो आरक्षण का विरोधी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुटिलता इस बात की है कि वो आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। वो बोल नहीं सकती पर आरक्षण देगी भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मिशन, हिडन एजेंडा है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और उसके लिए जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ये बात बिल्कुल निकल के नहीं आएगी कौन कितना आगे गया, कौन कितना पीछे गया। रही बात दूसरी, आप जो आप कह रही हैं कि ये का मतलब अगड़ा है, तो जो PDA गठबंधन, PDA की जो हमने बात करी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी, और उसमें आज मानी जी ने अगड़ा जोड़ दिया है। तो जो समाजवाद है, समाजवाद एक समावेशी विचारधारा की बात करता है। तो उस समावेशी विचारधारा में अगड़ा क्या नहीं आएगा? अगड़ा आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत अगर जो आप कह रहे हैं इस बात पे जोर देने वाली बात है। ये बातचीत में उन्होंने अपनी बात बोली है। अब इसको आप लोग चाहे जोर दे के बता दीजिए, चाहे बिना जोर के बता दीजिए, तो आप पे निर्भर करता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है। जितना जोर आप अगड़े पे दे रहे हैं, शायद उससे ज्यादा जोर पिछड़े पे देने की जरूरत है, दलित पर देने की जरूरत है, आदिवासी पर देने की जरूरत है। आज तक बीजेपी सरकार में पिछले 10 चलिए, सालों आप में शरद त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। शरद जी से जवाब ले लेते हैं। शरद जी, देखिए, अभी समाजवादी, जवाब ले लीजिए जी आप बोलिए। पहले मेरे से ले लीजिए, फिर एक साथ बता देंगे। जी कोई बात नहीं, अजय जी आप बोलिए। जी अजय जी आप बोलिए, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी का मैं पक्ष इसलिए और मजबूती से रखना चाह रहा हूँ कि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग देश हित की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों, यानी जिसको भारत के जो लोग हैं, भारत के जो संविधान में भी लिखा है, हम भारत के निवासी, हम भारत के लोग, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ वोटिंग भारत का संविधान देता है। और हम चाहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ का खोखला नारा जैसे भाजपा के नेताओं का है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश, हम ये वाला नारा उच्चारित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सबका साथ हो, सब जातियों का सबका विकास हो। भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है वो सही होकर पूरी हो जाए, जो गरीबी और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर है, आर्थिक समानता बढ़ गई है, उसको नॉर्मल कर दिया जाए, लोगों को रोजगार मिले। भुखमरी के कगार पर हमारा 139 नंबर इंडेक्स हो गया, उसे घटा के हम 100 से नीचे ले आए। लेकिन लोकसभा में देश की वर्तमान सरकार और उसके शासक और उसके तानाशाह राजा जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं कि केवल इस देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और एक खाई जो बढ़ती जा रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके जो देश में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, देखिए, इन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और जो अभी आपने बात कही उसी से जुड़ा ये मेरा सवाल है। आपने कहा कि हम सभी समाज के और जात पात में यकीन नहीं रखते हैं, जात पात से ऊपर उठकर देश हित की बात करते हैं, यही कहा था ना अभी आपने? जी। और कितने कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पर जातिगत जनगणना को लेकर जोर दिया जा रहा है, जबकि आपके जानते हैं कि 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी तब ये कहा गया था कि अंग्रेजों की ओर से कराई गई फूट डालो शासन करो की नीति के साथ। ये आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेता भी लगाते नजर आ रहे हैं। अंबेडकर जी की किताब है, उन्होंने लिखा है जाति का विनाश, जाति के आधार पर, एक मिनट रुकिए, आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप जो रचेंगे वो खंडित होगा ही होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमने बता दिया। अब आपकी बात का जवाब मैं देने आ रहा हूँ। वक्त 1947 में और 1950 में और आज 2023 है। टेम्परेचर कितना बदल गया, हालात कितने बदल गए, प्रगति कितनी हो गई, डेवलपमेंट कितना होगा। पहले
एक फोन कॉल के लिए बुकिंग होती थी, हेलो जापान नंबर मिलता था, 1 घंटे में नंबर आता। अब 1 सेकंड में आप विदेश के 190 कंट्रियों से जुड़ गए हैं। ऐसे ही आज के कुछ स्टेटों के लोगों की डिमांड से, वहां कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी की हो या सपा की हो या बसपा की हो, वक्त की डिमांड, जनता की डिमांड, लोगों की डिमांड, वहां के निवासियों की डिमांड है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के इस जातीय जनगणना समूह में एक स्वर्णकार, जो सोने चांदी की अंगूठियां, आपके गले में चैन, आपके नखूनों के लिए अंगूठियां, आपके कानों के लिए बालियां बनाते हैं, वो कौम भी है इस हिंदुस्तान में। और 4.23 के अनुपात में वो देश की 1400 गोत्रों में बटी हुई जाती है। लेकिन अगर जातियों की बात आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर कुछ ही जातियां उसका बेनिफिट लें। सबका साथ सबका विकास तभी संपूर्ण होगा कि समस्त हिंदुस्तान में, चाहे वो सुनार हो, स्वर्णकार हो, कायस्थ हो, नाई हो, जुलाहे हो, ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, गुजर हो, और मैं बहुत सारी गिना सकता हूँ, मेरे को तो चलिए याद है। कोई बात नहीं, आपके पास में वापस लौटूंगी। जी जी, फाइनल कहना चाहता हूँ, मेरा फिर अनुरोध है आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि भाजपा अपने प्रोपेगेंडा रेंडिस्टा छोड़िए, देश में जो नकली और झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इसे बंद करें और जनता के हित के और वोटर के हित की बात करके देश। चलिए जवाब ले लेते हैं यहाँ पर शरद त्रिवेदी जी से। सर, जिस तरीके से यहाँ पर अभी सपा की ओर से कहा जा रहा है कि आंकड़े उनके भी हैं, अभी देखिए वो कह रहे हैं, लेकिन अगर जनता ने कह दिया कि सपा उनकी है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप कहें तो आंकड़े आपके, लेकिन अगर वो लोग कहें कि आंकड़े हमारे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कहा था, आवारा, पागल, दीवाना, ये सब आगे बढ़ जाएगा। इसे किस तरीके से देख रही है भारतीय जनता पार्टी? दीपशिखा जी, देखिए, धर्मेंद्र जी और अजय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और लेकिन बहुत सी बातें वो खुद नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं बता देता हूं कि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो पैकिंग बदल दी जाती है, या लेबल बदल दिया जाता है, या जो उसको इंडोर्स कर रहा है, जो एडवर्टाइज कर रहा है, उसका नाम बदल दिया जाता है, कोई नया एक्टर ले आया जाता है, नया कोई उसमें किरदार लाया जाता है। तो यही 3 तरीके हैं प्रोडक्ट को दोबारा बेचने के। अब यहाँ समस्या ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो किरदार है, जो एक्टर है, उसको नहीं बदला जा सकता क्योंकि पार्टी और एक्टर एक ही है। दूसरा तरीका है, केंद्र में आप देखें कि जैसे यूपीए का मार्केटिंग नहीं सही हो रही थी तो उन्होंने जो ये ठगबंधन नया अलायंस बना दिया है कि साहब चलिए अब किसी तरह माल बिकेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि पहले जो है ये जो माई कॉम्बिनेशन बना रहे थे, माई कॉम्बिनेशन नहीं चला, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि साहब अभी पीडीए कॉम्बिनेशन लाए हैं। मुझे आपत्ति है कि देश के 67% लोगों को ये ठगबंधन कहते हैं। मुझे आपत्ति है धर्मेंद्र जी को भी ये ठगबंधन कहते हैं, क्योंकि इनकी चाल चरित्र में ये रंगा हुआ है। इनके लोग इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, देश के 67% वोटरों का अपमान कर रहे हैं। इन्हें 33% और 37% ही तो मिला है, उन्हें ठग कह रहे हैं। हिंदुस्तान के 63% लोगों को ठग कह रहे हैं। ठग, बताइए कितनी शर्मनाक बात है। सत्ता का अहंकार और घमंड इनके सिर पर चढ़ के बोल रहा है, और जबकि घमंड न रावण का रहा, न कंस का रहा, न दुर्योधन का रहा। बताइए धर्मेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप सहमत है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सहमत है। और जब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था तब मैडम, जब एक महिलाओं को, देश की 70 करोड़ महिलाओं को अपमान किया, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब कहा गया कि जर्सी गाय यूपीए की चेयरपर्सन के लिए, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री साहब ने, तब क्या होता है? यानी कि कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर टिकी कि अभी जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शब्द अगर कोई और बोले तो दिक्कत है, लेकिन हम बोलें तो सब सही। क्यों? ऐसा ही है ना, और हर जगह ऐसा देखा जा रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, शब्दों की मर्यादा। अभी हाल ही में, अब मैं उस पार्टी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन आपको पता ही है कि ईडी को भी किस तरीके से कुत्ता बिल्ली कहकर कहा गया है, संबोधित किया गया है इसको लेकर। खैर वो आप छोड़िए, हम वापस इस मुद्दे पर आते हैं और मैं सपा के पास जाना चाहूंगी। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग इस समय सर्व समाज के साथ चल रहे हैं। घोषित चुनाव जब हुआ था उसके बाद अखिलेश यादव की ओर से जब कहा गया था ये सर्व समाज की जीत है, तभी समझ गई थी कि आगे जो गियर है वो दूसरी दिशा में बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन इससे कितना फायदा यहाँ पर सपा को मिलेगा, और क्या लगता है कि बीजेपी अब मानती है कि जो आंकड़े है उनका कोर वोट है, तो क्या आप उसे तोड़ पाएंगे? ये एक सवाल। दीपशिखा जी, पहले तो मैं शरद जी की बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की जहन में ही बेचना खरीदना इस तरह की बातें इनके अंदर हैं।
ये माँ भारती को लेकर के इतने भी सीरियस नहीं है कि हमेशा बेचने की बात, खरीदने की बात, अंग्रेजों से माफी मांगने की बात, उनसे पेंशन लेने की बात, उनके चरणों में गिर जाने की बात। लगता है हमारा संपर्क उनसे कट चुका है और शरद त्रिवेदी जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, आरोप तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी डर चुकी है और यही वजह है कि इस समय बीजेपी की ओर से इस डर में ये तमाम बयानबाजी भी की जा रही है, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंस में तो नजर आ ही रही है लेकिन कॉन्फिडेंस चूर हो जाता है। दीपशिका जी, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने मित्रों से कि मैं जब ये बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं। और अगर मैं बोलूं तो मेरी बात सुन लें, उसके बाद उसका वो खंडन करें, मुझे को उसमें आपत्ति नहीं है। देखिए, अभी ये जो समस्या ये पैदा हुई है, ये जो बिहार में अभी सर्वे कराया गया है नीतीश कुमार जी ने, तो उसमें ये इनको लगा कि साहब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब जो है कांग्रेस जो इसके खिलाफ थी वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम भी सर्वे कराना चाहते हैं। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे 80 से लेके 90 तक बैठे रहे, उन्होंने उसको पब्लिश नहीं होने दिया, जनता के बीच में नहीं आने दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम बिल्कुल जनगणना के फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि इनको आरक्षण मिले। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है चाचा भतीजे साथ थे, फिर क्या नतीजा निकला, फिर बुआ बबुआ साथ हुए, फिर क्या नतीजा निकला, फिर कहा कि साहब लड़के साथ हैं तो क्या नतीजा निकला। तो अब ये सारे अगड़े पिछड़े जो है वो सब कहानी अब खत्म हो चुकी है। अभी जो हाल में समस्या एक और आई है वो है कि जो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव का जो नतीजा निकला उसमें पता चल गया है कि साहब अल्पसंख्यक को भी अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने पूरी मेहनत करी सेकुलर वोट के लिए कि साहब हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल, कब्रिस्तान बनवाया। फिर जब देखा कि जो गढ़ थे वहां पे भी साफ हो गए, तो अब समस्या यही कि अब करें क्या। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी है उसने 69%, अभी सर्वे करा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब उसमें 69%, 70% अगर जो है अल्पसंख्यक और ओबीसी और बैकवर्ड है तो इनको 69% आरक्षण देना चाहिए। तो हमारे तो आप केंद्र में जो हमारे सांसद हैं उनको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक उनको देख लीजिए, उनका आंकड़ा एग्जैक्ट 69% पे है। तमाम बातें यहाँ पर रखी गई है और आज का हमारा जो सबसे एक अहम सवाल था आज अखिलेश यादव के बयान के बाद वो ये था कि क्या जो 2024 का चुनाव है वो यूं ही धर्म और जाति के नाम पर होगा। और यहाँ पर मैं जाति का विशेष जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से मांग की जा रही है, खास तौर से अगर बात करें कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां से ये मांग ज्यादा उठ रही है। अंबेडकर जी ने अपनी किताब जाति का विनाश में ये लिखा था कि आप जाति के नाम पर एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप जो रचोगे वो खंडित होगा, ये उन्होंने कहा था। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी उन्होंने ये साफ कहा था कि जाति के आधार पर आरक्षण अगर दिया जाता है उससे अच्छा है कि योग्यता के आधार पर आरक्षण दिया जाए। अगड़े वास्तव में क्या यही चाहते हैं? ये तमाम यहाँ पर सवाल जरूर हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के जंग में जो एक वाकई सामाजिक लड़ाई है वो लड़ी जाती है या फिर जातियों का दोहन किया जाता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े आप सभी का शुक्रिया। दो टूक में आज इसी पर हमने चर्चा की। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ।